हेलो स्टूडेंट्स, तो याद कीजिए भाई पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था। पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और भाई लंबा क्वेश्चन था, याद होगा। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में क्या पढ़े थे, याद करो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसके बनावट, इसमें प्रतिम निर्माण, इसके आवर्धन क्षमता और इसके लंबाई का व्यंजक निकाले। हमने ये सब चीज़ पढ़ा हुआ था, इनको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में भाई किया हुआ था। तो भाई याद रखो क्या क्वेश्चन किए थे भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बनावट, इसमें प्रतिम निर्माण, इसके आवर्धन क्षमता और इसके लंबाई का व्यंजक हमने निकाला हुआ था। आज हम इन पर क्वेश्चन करेंगे भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। आपको भाई हमने व्हाट्सएप कर दिया है असाइनमेंट व्हाट्सएप किया है, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उस असाइनमेंट को आप लोग देख लीजिए। उस असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भाई उसमें फॉर्मूला भी दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से पहले हमको भाई फार्मूला भी चाहिए, और उस फार्मूला को पहले हम लोग समझ लेते हैं। भाई केवल हमको फार्मूला ही नहीं चाहिए, हमको कुछ इमेज किस तरह बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये अगर नॉलेज रहेगा तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भारी से भारी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलो भाई हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं। बस फार्मूला हम लोग देखेंगे और वो फार्मूला देखेंगे भाई जिससे हम लोग क्वेश्चन कर सकें। और उसमें एक और भी चीज़ हम बताएंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ने से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देखेंगे। चलो भाई, तो हम लोग भाई फार्मूला ही देख रहे हैं। फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरह बनता है उसको समझेंगे, तब फार्मूला उसको देखेंगे। याद करो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं। दो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस ये है और दूसरा उत्तल लेंस ये है। तो भाई याद है ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होता है। भाई एक उत्तल लेंस जो है जिसकी फोकस दूरी कम है और इसका द्वारक यानी लेंस की चौड़ाई भी कम है। एक उत्तल लेंस जो कम फोकस दूरी और कम द्वारक का होता है, और ये लेंस वस्तु की ओर होता है। वस्तु की ओर होता है इसीलिए इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको वस्तु लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसी की ओर वस्तु होता है। भाई दूसरा लेंस जो होता है ये अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक यानी अधिक चौड़ाई का होता है। ये लेंस आँख की तरफ होता है, इसीलिए इसको हम लोग आई पीस यानी नेत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो भाई याद रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस जो कम फोकस दूरी और कम द्वारक का होता है, जो वस्तु की ओर होता है, इसको वस्तु लेंस या अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और दूसरा लेंस है भाई जो आँख की ओर होता है, ये आँख की ओर होता है, ये अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक का है। द्वारक मतलब इसकी चौड़ाई भी अधिक होती है, वो आँख की ओर होता है, इसको हम लोग आई पीस कहते हैं। भाई चूँकि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होता है, तो ये पहला लेंस क्या करता है, पहला लेंस किसी छोटे वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है। पहला लेंस किसी छोटे वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, और ये बना हुआ इमेज अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु बन जाता है। अब ये दूसरा लेंस इस बने हुए इमेज का और बड़ा इमेज बना देता है, जिससे दो लेंस होने के चलते वस्तु में एक बार आवर्धन नहीं होता है, दो बार आवर्धन होता है। और दो बार आवर्धन होने से वस्तु का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, जिससे हम लोग इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से छोटे वस्तु को बहुत बड़ा करके देख पाते हैं, समझ के ना। तो भाई चूँकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं, तो पहला उत्तल लेंस किसी छोटे वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, और ये बना हुआ इमेज अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु हो जाता है। अब दूसरा लेंस उस वस्तु का भी और बड़ा इमेज बना देता है, जिससे फाइनल इमेज बहुत बड़ा बन जाता है। और बहुत बड़ा फाइनल इमेज बन जाने के कारण हम छोटी से छोटी वस्तु को इससे आसानी से देख लेते हैं। चलो भाई, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस हो गया एफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है एफ ऑब्जेक्टिव। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम वस्तु को किस तरह देखते हैं भाई, हमको जिस छोटी वस्तु को देखना होता है उसको ऑब्जेक्टिव के फोकस से बाहर ही रखते हैं, इससे बाहर ही रखते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी पर नहीं रखते हैं। ज़्यादा दूरी पर रखेंगे ना तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा, अगर
वस्तु को, अगर छोटी वस्तु को भाई ऑब्जेक्टिव के फोकस से ज़्यादा दूरी पर रखेंगे तो ज़्यादा दूरी पर रखने से इसका जो फाइनल इमेज बनेगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि वस्तु, छोटी वस्तु ऑब्जेक्टिव के फोकस के बिल्कुल पास हो। जितना ही पास रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के फोकस के जितना ही पास वस्तु रखती है तो फाइनल इमेज जो बनता है उतना ही बड़ा बनता है। तो देखो किस तरह इमेज बनता है भाई। ये एक छोटी वस्तु है, ये छोटी वस्तु है ए बी। इस छोटी वस्तु ए बी का किस तरह इमेज बनेगा? तो भाई ये पहला लेंस क्या करेगा, इस वस्तु का इमेज यहाँ बनेगा और ये इमेज इस वाले के लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये लेंस इसका फाइनल इमेज बना देगा, जिससे एक बार आवर्धन नहीं होगा, 2 बार आवर्धन होगा, जिससे फाइनल इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा। होता किस तरह भाई, हमें जिस छोटी वस्तु ए बी को देखना होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के ठीक बाहर रखते हैं, सटाइए के रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इमेज बने। अब इससे एक किरण भाई निकलती है प्रधान अक्ष के समानांतर और दूसरी किरण भाई इस तरह ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है और ये वाली भाई किरण यहाँ पे आकर के मिल जाती है। दोनों किरणें लेंस से जाने के बाद से यहाँ पे मिलती है। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण इस वस्तु का यहाँ पे उल्टा इमेज बनता है, जो रियल होता है उल्टा होता है और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा होता है। ये इमेज है ए डैश बी डैश। तो भाई ये क्या है, अच्छा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस से भाई वस्तु की दूरी ये हो जाएगा भाई -u ऑब्जेक्टिव ना जी, -u ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी भाई, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी भाई दाहिनी ओर है तो +v ऑब्जेक्टिव। बहुत अच्छा। इस वाले लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, ये उसका क्या है भाई, इमेज है। अच्छा पता है ना कि इस लेंस के कारण इसका जो इमेज ये बना है, ये इमेज, अब ये इमेज भाई इस वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी इसके लिए वस्तु हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, याद करो, आई पीस को ऐसा खसकाते हैं कि ये वाला चीज़ इस आई पीस के फोकस के अंदर पड़े, आई पीस का फोकस यहाँ पे पड़ जाए, एफ आई पीस का फोकस यहाँ पे पड़ जाए, ये ए डैश बी डैश भाई आई पीस के फोकस के अंदर पड़े। और भाई ये तो क्लियर है कि ये ऑब्जेक्टिव द्वारा इसका इमेज यहाँ बनाया और ये जो इमेज है, ये इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये चीज़ ऑब्जेक्ट हो गया तो एक किरण इधर चली गई और दूसरी किरण भाई इधर चली गई। और हम तो पीछे वाले में क्या किए थे, जब पढ़ा रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो यहीं पे मिला दिए थे, यहीं पे हम यहाँ मिलाएं या कहीं भी मिलाएं कोई दिक्कत है नहीं भाई। तो भाई एक किरण इस वाले से, क्योंकि ये चीज़ इस आई पीस के लिए भाई वस्तु हो जाएगा तो एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी, एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी और इधर चली जाएगी। और भाई हम इसको इस तरह कर देंगे तो पता चलेगा कि ये आँखों में प्रवेश कर रही है और आँखों में अगर ये किरण इस दिशा से प्रवेश करे, ये वाली किरण ऐसे प्रवेश करेगी आँखों में, तो आँखों को भ्रम होगा कि फाइनल इमेज भाई यहाँ नहीं यहाँ बन रहा है और जो फाइनल इमेज बनेगा भाई ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा ना जी। अच्छा ये आई पीस है और आई पीस से इस वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, बाईं ओर है ना, तो -u आई पीस और इस प्रतिबिंब की दूरी -v आई पीस, जो 25 सेंटीमीटर बनाया जाता है तो -v आई पीस और -d। भाई इस आई पीस के लिए ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा यानी ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और आई पीस के लिए ये वाला क्या हो जाएगा भाई, इमेज ना जी। ये याद होगा। इसी तरह भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज बनता है। तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी और कम द्वारक का उत्तल लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है, उसको वस्तु लेंस या अभिदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दूसरा लेंस होता है जो अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक का होता है जो आँख की ओर होता है, उसको आई पीस कहते हैं। भाई हमको जिस छोटी वस्तु ए बी को देखना होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस एफ ऑब्जेक्टिव से दूर नहीं रखते हैं, जितना ही पास रखेंगे फाइनल इमेज जो ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जितना ही ऑब्जेक्टिव के फोकस के पास में वस्तु रहेगी
हमको उतना ही ज़्यादा आवर्धन इस यंत्र द्वारा मिलेगा। तो भाई हम जिस वस्तु ए बी को देखना चाहते हैं उसको ऑब्जेक्टिव के फोकस के तुरंत बाहर रखते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव द्वारा इस वस्तु ए बी का इमेज ए डैश बी डैश मिलता है, जो वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। और ऑब्जेक्टिव द्वारा इसका जो इमेज बनता है ए डैश बी डैश, ये इमेज जब आई पीस के लिए वस्तु हो जाता है, और अगर ये चीज़ अगर आई पीस के लिए वस्तु है तो इससे किरणें निकल करके ऐसे जाती हैं, तो ऐसे जाने के बाद से फैलती हैं, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो इस आई पीस के कारण इसका फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ऑब्जेक्टिव से इस वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी माइनस यू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी ऑब्जेक्टिव। आई पीस से वस्तु की दूरी यू होती है, आई पीस से वस्तु की दूरी माइनस यू आई पीस और माइनस भी आई पीस बराबर माइनस डी। भाई ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, आई पीस के लिए ये वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अच्छा भाई कोई पूछे इस माइक्रोस्कोप की लंबाई क्या होगी? इस माइक्रोस्कोप की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, चिन्ह हटा के वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई ना जी, ये होगा। चलो भाई याद करो, इस माइक्रोस्कोप में दो लेंस है भाई, इस माइक्रोस्कोप में दो लेंस है, तो इस यंत्र की आवर्धन क्षमता कितनी आई थी? इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m जो था, वो आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्टिव के रेखीय आवर्धन m ऑब्जेक्टिव और आई पीस के रेखीय आवर्धन m आई पीस के गुणनफल के बराबर था। याद है? याद रखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता कैपिटल M होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M, ऑब्जेक्टिव का रेखीय आवर्धन m ऑब्जेक्टिव और आई पीस के रेखीय आवर्धन m आई पीस के गुणनफल के बराबर होता है। और रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है v बाई यू, लेंस का आवर्धन h डैश बाई h, वही लेंस के लिए आवर्धन क्या होता है? लेंस के लिए आवर्धन होता है v बाई यू। तो बहुत अच्छा, तो इसलिए इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर m ऑब्जेक्टिव मतलब इस ऑब्जेक्टिव का आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। क्यों? आवर्धन मतलब v बाई यू। तो भाई कैपिटल M आवर्धन क्षमता बराबर m ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव का आवर्धन होगा v बाई यू, तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्लस वी ओ बाई माइनस यू, प्लस वी ओ बटा माइनस यू ओ इंटू आई पीस का आवर्धन। इस आई पीस के लिए आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी v बाई यू। आई पीस का आवर्धन होगा माइनस डी बटा माइनस यू ई, माइनस डी बटा माइनस यू ई, माइनस डी बटा माइनस यू ई। बहुत अच्छा भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस बटा माइनस एक माइनस बचेगा। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ, माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। याद पड़ रहा है? ये भी इक्वेशन आया था, हम देखे हुए थे भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता कैपिटल M होती है, वो ऑब्जेक्टिव के रेखीय आवर्धन m ऑब्जेक्टिव और आई पीस के रेखीय आवर्धन m आई पीस के गुणनफल के बराबर होता है। और आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर हो गया m ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव का आवर्धन मतलब v बाई यू, तो प्लस वी ओ बाई माइनस यू, प्लस वी ओ बाई माइनस यू। और m आई पीस का आवर्धन मतलब माइनस डी बाई माइनस यू ई, माइनस कट जाएगा तो माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। ये हो गया भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता। तो भाई यहाँ तक निकला था। और फिर याद करो पिछले क्लासेस में भाई एक बार वी ओ बाई यू ओ का भी मान निकाल लेते हैं और डी बाई यू ई का मान भी निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पे जो आवर्धन क्षमता का चिन्ह है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता है वो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब हुआ कि वस्तु के सापेक्ष फाइनल इमेज जो बनेगा उल्टा बनेगा। याद रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता का चिन्ह क्या है भाई? निगेटिव। निगेटिव ये बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बनता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। निगेटिव साइन बस यही बताता है। अच्छा भाई, अब निगेटिव साइन तो हम समझ लिए, लेकिन m किसके समानुपाती है? m vo के समानुपाती है, तो m आवर्धन क्षमता समानुपाती है vo के। फिर m uo के व्युत्क्रमानुपाती है, m व्युत्क्रमानुपाती uo। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। भाई m vo के समानुपाती, m समानुपाती था vo के, लेकिन m व्युत्क्रमानुपाती है
यू के। अच्छा डी है 25 सेंटीमीटर, ये तो कांस्टेंट है, तो एम यू ई के व्युत्क्रमानुपाती है, एम व्युत्क्रमानुपाती यू ई। बहुत अच्छा भाई, इससे क्या पता चल रहा है? इससे बहुत कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता किस तरह प्रभावित होती है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अच्छा आपको पता है ना कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी तो वो छोटे वस्तु का ज़्यादा बड़ा इमेज बनाएगा, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कम होगी तो छोटे वस्तु का कम बड़ा इमेज बनाएगा। जितनी ही आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी उतना ही बढ़िया होता है। अच्छा भाई, यहाँ से पता चल गया एम वी ओ के समानुपाती है, एम यू ओ के व्युत्क्रमानुपाती है और एम यू ई के भी व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा एम समानुपाती वी ओ, यानी वी ओ जितना ही ज़्यादा होगा, वी ओ जितना ही ज़्यादा होगा आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो भाई इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए वी ओ ज़्यादा होना चाहिए। भाई वी ओ ज़्यादा होगा तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगा, तो इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो वी ओ ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव के कारण इसका जो इमेज बन रहा है ये इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा दूरी पर बनना चाहिए। भाई वी ओ ज़्यादा होना चाहिए। वी ओ ज़्यादा होने का मतलब होता है कि इस वस्तु का इमेज ऑब्जेक्टिव से जितना ही ज़्यादा दूरी पर बनेगा, जितना ही ज़्यादा दूरी पर बनेगा इसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। और आपको ये भी पता है ना कि ये इमेज ऑब्जेक्टिव से कब ज़्यादा दूरी पर बनेगा, ये वस्तु इसके फोकस एफ ऑब्जेक्टिव के जितना पास रखेंगे, जितना पास होगा। हम इसके अंदर तो नहीं ले आ सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर लेते आएंगे तो इसके कारण वर्चुअल इमेज बनने लगेगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा। तो भाई हमको पता चल गया कि अगर वी ओ ज़्यादा होगा तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगा, यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रहा है वो जितना ही ज़्यादा दूरी पर बनेगा, भाई जितना ही ज़्यादा दूरी पर बनेगा ये वी ओ जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगा। अब भाई आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो यू ओ घटा दो, अगर यू ओ जितना ही कम होगा, वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी यू ओ जितना ही कम होगा आवर्धन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। यू ओ को कम होना चाहिए भाई, ये यू ओ जितना कम हो, यानी ये वस्तु, ये जो जिस वस्तु को देखना है वो वस्तु इस ऑब्जेक्टिव से जितना ही पास रहेगा, जितना ही पास ले आएंगे हमको उतना ही ज़्यादा आवर्धन क्षमता मिलेगी, जितना ही पास ले आएंगे उतना ही फाइनल इमेज बड़ा से बड़ा बन सकेगा। लेकिन हमको पता है कि ये जो ए बी वस्तु है ऑब्जेक्टिव के फोकस से अंदर नहीं ले आ सकते, अंदर या बराबर तक में नहीं ले आ सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव के फोकस तक ही रख सकते हैं। तो भाई उस वाले से पता चल रहा है कि इस यू ओ का मान जितना ही कम होगा, यानी वस्तु ऑब्जेक्टिव के फोकस के जितना ही पास होगी फाइनल इमेज उतना ही बड़ा बनेगा, आवर्धन उतना ही ज़्यादा होगा। इस इक्वेशन से भी क्लियर है कि आवर्धन क्षमता m बढ़ाना है तो यू ई को क्या करना होगा, घटाना होगा। यू ई जितना ही कम होगा आवर्धन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। यू ई ये दूरी है यू ई, भाई ये जितना ही कम होगा आवर्धन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव के कारण इसका जो इमेज है, ये बन रहा है, ये इमेज जितना ही पास होगा यानी वी ओ जितना ही ज़्यादा होगा, यानी यू ई उतना ही कम होगा, आवर्धन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही बड़ा फाइनल इमेज बन पाएगा ना जी। तो ये बात रही क्या, ये बात रही आवर्धन क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। तो भाई यहाँ पे आपने देखा इस फार्मूला से क्लियर हो गया कि आवर्धन क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला बात, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्टिव से जितनी ही ज़्यादा दूरी पर बनेगा आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये क्लियर होगी कि जिस वस्तु ए बी को देखना है उसको ऑब्जेक्टिव के जितने फोकस के पास रखेंगे उतना ही ज़्यादा आवर्धन क्षमता हमको मिलेगी। तीसरी बात ये है, ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, उसकी दूरी आई पीस से जितनी ही कम होगी, ज़्यादा नहीं, जितनी ही कम होगी, यानी जितना ही ये पास में बनेगा उतना ही ज़्यादा आवर्धन क्षमता होगी। चलो भाई ये तो समझ में आया। अब थोड़ा सा याद करो, 2 तरह का एडजस्टमेंट था, एक नॉर्मल और एक LDDB। नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी इसका मान निकाले थे और इसका मान निकाल के, दोनों का मान निकाल के रखे थे नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आया था। LDDB एडजस्टमेंट में भी इसका मान निकाल के रखे थे तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आया था। तो भाई पहली बात करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की, फिर बात करेंगे LDDB।
भाई याद करो नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या था? नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये जो फाइनल इमेज बनता है, ये जो फाइनल इमेज बनता है भाई वो अनंत पे बनता है। अनंत पे कब बनेगा? जब ये वाला ए डैश बी डैश इस आई पीस के फोकस पर है, ये यहाँ पर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो भाई फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा और नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाएगा। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम देखे हुए थे भाई आवर्धन क्षमता m कितना था? आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस और भाई VO/UO का मान क्या था? VO/UO का मान था VO/FO -1। समझ लो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज अनंत में बनता है और उस समय हम अगर आवर्धन क्षमता निकालें तो m बराबर क्या आया था? m बराबर माइनस और VO/UO का अलग मान निकाले थे, याद करो। VO/UO का मान क्या था? VO/UO का मान था VO/FO -1 और इंटू D/UE का भी मान निकाले थे भाई। D/UE का मान था D/FE। बहुत अच्छा, चलो इसको समझते हैं। m बराबर माइनस VO - FO बटा FO, m बराबर माइनस VO - FO बटा FO इंटू D/FE। बहुत अच्छा, m बराबर हो गया भाई। एक बात बताओ, FO क्या है? FO है ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी। FO है इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, और ये ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी बहुत कम होती है। किसकी अपेक्षा? ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी VO की अपेक्षा। भाई इसके कारण जो इमेज बनता है, ये इमेज VO की अपेक्षा, इस VO की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी बहुत कम होती है। तो भाई हमें पता है ये FO क्या है? FO है ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी, और ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी बहुत कम होती है, तो इसको नगण्य मान लो। FO को यहाँ नगण्य मान लोगे, इसको जीरो मान लोगे, यहाँ नहीं मानोगे, यहाँ मानोगे तो समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ बस FO को जीरो मानो। तो माइनस VO/FO इंटू D/FE। बहुत अच्छा भाई। अच्छा, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो गया? m बराबर, यहाँ से आपको पता चलेगा भाई m बराबर, यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं भाई। अच्छा, आपको एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इमेज बनता है आई पीस के काफ़ी पास बनता है, तो UE बहुत छोटा होगा, UE बहुत ही छोटा होगा। और ये अगर काफ़ी पास बनेगा तो ये VO ही क्या हो जाएगा? VO हो जाएगा इस माइक्रोस्कोप की लंबाई। ये काफ़ी पास बनेगा तो VO क्या हो जाएगा? VO हो जाएगा इस माइक्रोस्कोप की लंबाई। तो ये भाई VO क्या हो जाएगा? लंबाई माइनस VO/FO, तो VO क्या हो जाएगा? अगर भाई ये वाला इमेज काफ़ी पास बने इस लेंस के, तो ये VO ये लेंस की दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी माइक्रोस्कोप की लंबाई L/FO इंटू D/FE। बहुत अच्छा भाई। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से पता चल रहा है आवर्धन क्षमता समानुपाती है। अच्छा, ये आवर्धन क्षमता निगेटिव है, यानी फाइनल इमेज वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। यहाँ आवर्धन क्षमता m समानुपाती किसके है? L के। बहुत अच्छा, m L के समानुपाती है। m किसके समानुपाती है? m व्युत्क्रमानुपाती है भाई FO के, और फिर यहाँ m व्युत्क्रमानुपाती है FE के ना जी, m व्युत्क्रमानुपाती है FE के। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई जितनी ही ज़्यादा होगी, आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बार क्वेश्चन पूछा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता घटती है कि बढ़ती है? तो लंबाई बढ़ा दें तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? आवर्धन क्षमता m समानुपाती है L के। अच्छा भाई, m FO के समानुपाती है, यानी ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी कम होगी तब आवर्धन क्षमता कम होगी। यानी इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी जितनी ही कम होगी इसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। और भाई इससे भी पता चल रहा है कि आई पीस की फोकस दूरी कम ही रहे तब जाके आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। यानी इस आई पीस की फोकस दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी भी कम होनी चाहिए, इसकी भी कम होनी चाहिए, लेकिन आई पीस की इसकी अपेक्षा कम होनी चाहिए। तो भाई पता चल गया कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, और आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए भाई ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी भी कम होनी चाहिए, आई पीस की भी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो भाई याद करिए, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट दो तरह से होता है, एक नॉर्मल, एक LDDB। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस हो गया, और याद करो भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकाले थे VO/U का मान क्या है? VO/FO -1, और D/UE का भी मान निकाल के रखा गया था D/FE
ये क्या हो गया, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस VO माइनस FO बटा FO इंटू डी बाई एफ पी। अच्छा, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस, ये FO है इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी, और ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है किसकी अपेक्षा, इसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है भाई VO की अपेक्षा, क्योंकि VO इतना ही नहीं होता है, ये इमेज यहाँ पे बनता है, बिल्कुल पास में बनता है, तो VO बहुत ज़्यादा होता है, इसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है। तो ये VO बहुत ज़्यादा होता है और ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी बहुत कम होती है, तो ज़्यादा बड़े चीज़ में छोटा चीज़ घटा भी दोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो VO माइनस FO को नगण्य मान लो, तो VO बाई FO इसको जीरो नहीं मानोगे, ठीक है, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस VO बाई FO इंटू डी बाई एफ पी, ये हो गया। और VO क्या हो गया भाई, अच्छा ये इमेज अगर बहुत ज़्यादा पास बनेगा तो यही VO तो हो जाएगा इस माइक्रोस्कोप की लंबाई, यानी L बाई VO L बाई FO इंटू डी बाई एफ पी। तो यहाँ से पता चल गया m समानुपाती है L के, व्युत्क्रमानुपाती है FO के, व्युत्क्रमानुपाती है FP के। तो भाई यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा याद करो भाई, यही LDDB एडजस्टमेंट था। अगर LDDB एडजस्टमेंट था तो LDDB एडजस्टमेंट में हमको इसका इमेज यहाँ और इसका फाइनल इमेज भाई 25 सेंटीमीटर पर यहीं पे बन जाए, D पर यानी 25 सेंटीमीटर पर बने। अगर आई पीस के कारण फाइनल इमेज यही 25 पे बने, तो ये 25 पे बन भी रहा है, तो ये LDDB एडजस्टमेंट है। और LDDB एडजस्टमेंट में हम आवर्धन क्षमता m निकाले थे। आवर्धन क्षमता m क्या था, m बराबर माइनस तो माइनस भाई, माइनस तो माइनस, और VO बाई UO, इस VO बाई UO का मान LDDB एडजस्टमेंट में भी निकाला गया था, तो यही आया था ना जी, माइनस VO बाई FO माइनस 1 और इनटू LDDB एडजस्टमेंट के लिए ये वाला मान निकाला गया था, याद करो ये वाला मान D बाई U ही निकाला गया था, तो D बाई FE नहीं आया था, 1 प्लस D बाई FE आया था, ये 1 आ गया था, जुट गया था। अब बोलो भाई LDDB एडजस्टमेंट में इस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस VO माइनस FO बाई FO, VO माइनस FO बटा FO इंटू 1 प्लस D बाई FE। भाई ये क्लियर है, FO है ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी, उस वाले ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी बहुत कम होती है, ये हटा दो, तो m बराबर हो जाएगा माइनस VO बाई FO इंटू 1 प्लस D बाई FE। बहुत अच्छा भाई, अभी तक तो हम केवल फार्मूला ही देख रहे हैं, दूसरा कुछ क्या देख रहे हैं। m बराबर और VO क्या हो जाएगा भाई, VO ये इमेज बहुत पास बनता है, तो ये VO क्या होगा, VO हो जाएगा इस माइक्रोस्कोप की लंबाई माइनस L बाई FO इंटू 1 प्लस D बाई FE। यहाँ से ही भाई देख सकते हो कि m L के समानुपाती, m समानुपाती L, तो m समानुपाती L, m व्युत्क्रमानुपाती है FO के, m व्युत्क्रमानुपाती है FO के, m व्युत्क्रमानुपाती है FP के, तो m व्युत्क्रमानुपाती है FP के। तो भाई हमको ये फॉर्मूला मिल गया ना जी, इन्हीं फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, ये वाला चीज़ बताने से क्या मतलब था, ये वाला चीज़ बताने का तात्पर्य यही था कि अगर माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है, और आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए भाई इसकी और इसकी दोनों लेंस की फोकस दूरी भी कम होनी चाहिए। और इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि भाई अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनेगा माइनस चिन्ह के कारण, और भाई VO जितना ही ज़्यादा होगा, यानी ये VO जितना ही ज़्यादा होगा आवर्धन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगी, UO जितना ही कम होगा, यानी जितना ही फोकस के पास रहेंगे तब उतनी ही आवर्धन क्षमता होगी, ये UE जितना कम होगा, यानी जितना ही ये पास बनेगा तो इमेज जितना ही पास बनेगा तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। इस वाले से ये पता चला और इस वाले से हमको इन सब चीज़ों का पता चला। लेकिन भाई अब हमको जिस फॉर्मूला को रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए वो यहाँ पे देख रहे हैं। भाई न्यूमेरिकल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, याद करो भाई, आवर्धन पहला फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर ऑब्जेक्टिव का आवर्धन इंटू आई पीस का आवर्धन। बहुत अच्छा। दूसरा फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट। भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस क्या है भाई बोलो, माइनस VO बाई FO, माइनस VO बाई FO माइनस VO बाई FO इंटू 1 इंटू
डी बाई एफ पी, याद है ना भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आवर्धन क्षमता क्या है, माइनस वी ओ बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ पी, नहीं जी। और यही m बराबर हो गया भाई वी ओ एट माइक्रोस्कोप की लंबाई, यह वी ओ एल हो गया एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ पी, या एक और चीज़ लिख सकते हैं भाई। अच्छा, आवर्धन क्षमता m बराबर, जब ज़रूरत पड़े, ये पहला टर्म क्या है, पहला टर्म यही ना था जी, ये वाला। अरे भाई आवर्धन क्षमता m बराबर बोलो, m बराबर पहला टर्म बोल दो, m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ, नहीं जी, m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ, और फिर केवल इसका मान बोलो। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस डी बाई यू ई का मान, उसका भी मान रखे थे, लेकिन हम अब उसका मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में बहुत अच्छा फॉर्मूला है वो। m बराबर माइनस वी ओ बाई यू, पहला टर्म लिख दिए, लेकिन दूसरा टर्म का मान आया हुआ था, दूसरा टर्म का मान यही है भाई, पहला टर्म का मान ये था और दूसरा टर्म ये, पहला टर्म को हम वही रहने दे रहे हैं, यानी वी ओ बाई यू, दूसरा टर्म क्या था भाई, डी बाई एफ पी। बहुत अच्छा भाई, इस तरह नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फार्मूला यूज होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता कितना होगा, आवर्धन क्षमता इसका होता है m बराबर माइनस वी ओ बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ पी, या माइनस वी ओ हो गया एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ पी, या ओरिजिनल फार्मूला माइनस वी ओ बाई यू इंटू डी बाई एफ पी। अच्छा, दूसरा एडजस्टमेंट एल डी डी वी, एल डी डी वी एडजस्टमेंट में क्या होता है भाई, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा, माइनस तो माइनस वी ओ बाई एफ ओ नहीं, हाँ वी ओ बाई एफ ओ, और बस इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ पी हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, और इसमें भी वही होगा m बराबर माइनस तो माइनस वी ओ का मान क्या होता है भाई, टेलीस्कोप की लंबाई l बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ पी। बहुत अच्छा, और भाई पहले टर्म को एज इट इज छोड़ दो, तो m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ, माइनस वी ओ बाई यू, और केवल दूसरा टर्म लिखो 1 बाई डी बाई 1 प्लस डी बाई एफ पी। तो भाई ये फार्मूला हमारा रहेगा, जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे हम लोग। तो भाई आज के इस लेक्चर में बस हम लोग इसी सब चीज़ को देखेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, और अगले लेक्चर से भाई हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस वाले फार्मूले को और इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इनसे डीपर टाइप के क्वेश्चंस, अंदर से पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस ही यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।